हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस विद जतिन सर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर, दैट इज PQLI। ठीक है, यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, राइट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ग्रोथ रेट इंडिकेटर, देन PCI इंडिकेटर, राइट। बट वो दोनों जो इंडिकेटर थे, वो दोनों इंडिकेटर के अंदर लिमिटेशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। लिमिटेशन के तौर पर अगर हम बात करें, फर्स्ट वन वाज द ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम वी कैन से, उसमें पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं किया था। तो सेकंड इंडिकेटर हमने पढ़ा, सेकंड इंडिकेटर में हमने नेशनल इनकम एज वेल एज पॉपुलेशन दोनों को कंसीडर किया, बट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को मिस किया था। To overcome this limitation, Davis Morris has presented this indicator। ठीक है, किसने प्रेजेंट किया? डेविस मॉरिस ने रिप्रेजेंट किया this indicator which is called as a physical quality of life index। According to this indicator, उन्होंने जो लिमिटेशन थी कि सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स आते हैं, उन्होंने क्वालिटेटिव फैक्टर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया अपने इंडिकेटर के तौर पर। ठीक है, और उसमें उन्होंने 3 पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। The first one, that is the extent of education, second one, that is the life expectancy, and the third one, that is the infant mortality rate, right? The first one, that is if you talk about extent of education, right? तो ऐसा है ना कि किसी भी कंट्री में मतलब जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब तक जो बेसिक इश्यूज है लाइक पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये इश्यूज कंटिन्यू रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वो कहते हैं ना सिविक सेंस, वो कुछ रील भी मीम्स भी बनते हैं कि जीरो सिविक सेंस। हाँ, जहाँ पर लिटरेसी रेट कम होता है वहाँ पर जीरो सिविक सेंस वाले इश्यूज आते रहते हैं। बट दोज आर लिटरेट पीपल। जिस कंट्री में लिटरेसी रेट ज़्यादा है उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जापान को देख लीजिए, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कंट्री बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, एज यू नो वेरी वेल, राइट। बट इवन आफ्टर विद इन दिस इयर्स, जैसे कि मतलब हमारा भी इंडिपेंडेंस उसी टाइम पर हुआ था 47 में, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ 45 के अंदर। ऐसा समझो कि वहाँ से हमने दोनों ने जर्नी स्टार्ट की। नो डाउट सो मेनी फैक्टर्स आर डिफरेंट, बट कहने का मतलब ये है कि वहाँ से उन्होंने जो प्रोग्रेस अचीव किया है till today, that is beyond imagination। और ये जो हासिल कर पाए उसके पीछे one of the best reason, most important reason is the literacy rate, education। ठीक है, वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना, उन्होंने ज्यादातर खर्च किया है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। एक होता है रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज ओके फाइन, बट दे हैव इन्वेस्टेड ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट। पीपल आर सो अवेयर, पीपल आर मतलब what we can say educated and hardworking people, ठीक है, disciplined people we can say। और ये सब चीज़ें कब आती है? with high civic sense। ये सब चीज़ें कब आती है? कि जब आपके पास प्रॉपर लिटरेसी हो। लिटरेट पर्सन जो है ना, वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनता। देखो, ये टॉपिक लेने के पीछे मैं आपको पर्पस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन्होंने ये एजुकेशन को क्यों इंपॉर्टेंस दिया, उन्होंने अपने फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स के अंदर एजुकेशन को क्यों इंक्लूड किया, उसका इंपॉर्टेंस दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, हाँ, तो बात कर रहे थे कि भाई किसी भी वो पर्सन जो है ना, किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनता, बोझ नहीं बनता, राइट। इनफैक्ट वो अपने लिए प्रोग्रेसिव बनता है एज वेल एज अपनी फैमिली को ऊपर लेकर आता है। सो दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, दैट इज मस्ट। हमारे वहाँ, हाँ, नो डाउट 60s में, 70s में, 80s में जो दौर था, 90s और 90s के बाद धीरे धीरे ये जो ग्राफ है वो अप होने लगा है। डिकेड बाय डिकेड कंट्री के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। बट स्टिल द थिंग इज दैट कि हमें जितना अचीव करना चाहिए उतना अभी तक सफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, फाइन। द फर्स्ट जो पैरामीटर था दैट वाज द एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन। बोल रहे कि इंक्रीज इन लिटरेसी शोज इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल। वो अपने लिए प्रोग्रेसिव बनता है, वो कंट्री में कंट्रीब्यूट करता है।
वो फैमिली को प्रोग्रेसिव बनाता है एंड प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाते हैं। ठीक है, सेकेंड वन दैट इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या? तो कि जो भी ऑन एन एवरेज लाइफ होती है कंट्री के अंदर एक पर्सन की, एक इंसान की, आप कहोगे सर हर कोई इंसान की लाइफ एग्जैक्ट नहीं होती है, हाँ एवरेज आउट की जाती है। कोई 100 इयर्स भी जी जाता है, कोई 40 में भी निपट जाता है। ठीक है, कोई 80 चला जाता है, कोई 60s में डेथ हो जाती है। तो ऐसा है ना कि ऑन एन एवरेज निकाली, एवरेज तो आप जानते ही होंगे, तो एवरेज निकालते हुए इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कहीं ना कहीं 65 to 67 इयर्स निकल कर आता है। समझ लो, यानी कि इंडिया में लगभग आप 65 to 67 की एज में ऑन एन एवरेज एक इंसान जीता है। फिर ऐसा मत समझना कि सर मेरी दादी तो मतलब 80 साल की है, मेरे नाना जी तो इतने एज के हैं, क्यों ऐसा? मैंने फिर से कह रहा हूँ कि ये एवरेज फिगर है ना, आप कोई पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा देख नहीं सकते। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि भाई 65 है, चलो भाई अभी कभी भी बुलावा आ सकता है, कभी भी टिकट कर सकते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। एवरेज आउट करके ये फिगर निकल कर आती है। ओके, ये जो है ना 65 70, तो आप सोचोगे सर इसका बेंचमार्क क्या है, कितना होना चाहिए? देखो इसका कोई वो नहीं है कितना होना चाहिए, बट अगर हम डेवलप्ड नेशन को कंपेयर करें तो some of the developed nations have 84 years of average life, right? मैंने बेंचमार्क दे दिया आपको 84 इयर्स। अभी के हाल करंटली जो सिचुएशन है 84 इयर्स तक का उनका एवरेज लाइफ है कंट्री के अंदर। कहीं 75 इयर्स तक का है, कहीं 70 है, कहीं 72 है, और मीनवाइल हमारे वहाँ 65 to 67 इयर्स का है। तो इससे क्या लेना देना कंट्री के डेवलपमेंट का, कौन कितना जीता है नहीं जीता है? भाई ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एस्पेक्ट जो है ना वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। ये एस्पेक्ट जो है वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज कि कंट्री में कितनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस सामने लोगों की अफोर्डेबिलिटी है, फैसिलिटीज तो है बट अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। सो इनडायरेक्टली यहाँ पर कहीं ना कहीं वो पॉइंट आउट कर रहे हैं किस बात को? मनी पावर, परचेजिंग पावर को भी उन्होंने इनडायरेक्टली इंक्लूड किया। समझ में आई बात? हालांकि उन्होंने ये 3 पैरामीटर में कहीं भी इनकम की बात नहीं की है, वो हम लिमिटेशन में देखेंगे। इसको लिमिटेशन में भी डाला है कि आपने कहीं इनकम जितना बड़ा जो एक फैक्टर है लाइफ में इंप्रूवमेंट में वो तो लिया नहीं है, वो लिमिटेशन है। बट भाई ने मॉरिस ने इनडायरेक्टली यहाँ पर ये कहना चाहता है कि मेडिकल फैसिलिटीज जो है पहली बात तो कंट्री में अवेलेबल होना चाहिए, कंट्री का इतना ग्रोथ होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, फाइन। अपार्ट फ्रॉम दिस सामने लोग उसको खरीद पाए उतनी उसकी कैपेसिटी भी होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल फूड भी एक फैक्टर बनता है। आता हूं पॉइंट पर कंक्लूड करने के लिए। न्यूट्रिशनल फूड भी एक पॉइंट बनता है फॉर द हायर लाइफ, वी कैन से। अगर एज अ पर्सन हम हेल्थ कॉन्शियस है, हम न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, फिर से वही बात कि भाई न्यूट्रिशनल वाला फूड तो अवेलेबल है बट कैपेसिटी भी होनी चाहिए। ये दोनों बात पैरेलल चलेगी, अवेलेबिलिटी एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी, है ना? तो कंट्री के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज का होना प्लस अफोर्डेबिलिटी ऑफ पीपल, न्यूट्रिशियस फूड का होना प्लस लोगों की अफोर्डेबिलिटी, अगर ये चीजें है तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है वहां का जो मतलब एवरेज लाइफ है वो ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। अगेन, higher the life expectancy shows the better performance, lower the life expectancy shows the poor performance of the country. यहाँ पर भी higher the education shows the better development of the country, vice versa, poor the literacy rate shows you the lesser development. Moving to our third factor, that is the infant mortality rate. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में आपको 1 मार्क क्वेश्चन में भी पूछते हैं बोर्ड में। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये कहता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो वो न्यूबॉर्न बेबी
कुछ कुछ जो सर्वाइव नहीं कर पाते, 1 साल तक भी नहीं जी पाते, तो विद इन ए ईयर जो बच्चों की डेथ हो जाती है वैसे बच्चों का काउंटिंग किया जाता है पर 1000 बॉर्न पर, कि पर 1000 बॉर्न पर कितने बेबीज की डेथ होती है। हमारे वहाँ ये जो रेशियो है वो कुछ ऐसा है 39 पर 1000 बेबीज। ठीक है, आप सोचो सर ये ज्यादा है कि कम है, पता नहीं। क्या है, पर 1000 बेबीज जो बॉर्न होते हैं बेबीज, उसमें से 39 बेबी जो है वो 1 साल तक भी नहीं जी पाते, नहीं रह पाते। ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाते। इससे डेवलपमेंट का क्या लेना देना सर? डेवलपमेंट का लेना देना है बेटा, बात को समझो। इसमें बात आएगी अगेन हेल्थ केयर के बारे में, स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में, क्योंकि मदर की हेल्थ सही होना बच्चे की हेल्थ पर इफेक्ट करेगा। 9 महीने उसकी कोख में रहता है, मदर जो खाना पीना खाएगी वो मतलब एक वो एनवायरनमेंट चाहिए, रिलैक्स एनवायरनमेंट चाहिए उनको, है ना, ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और वहां पर उनको वो सही से फैसिलिटीज मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, जो डाइट उनको होना चाहिए वो डाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस जो रेस्ट वगैरह उनको करना चाहिए वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। अब कभी कभी घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि भाई मतलब काम पे जाना पड़ रहा है ये ड्यूरिंग दिस पीरियड, हालांकि रेस्ट करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, बट फिर भी हालात ऐसे कि जाना पड़ रहा है। इट शोज अ पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट शोज पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड जहां पर ये मदर की हेल्थ अच्छी रहती है, उनको प्रॉपर डाइट मिलता है, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, टाइम टू टाइम जो प्रेगनेंसी टेस्ट होने चाहिए वो भी वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो बच्चे की मतलब डेथ होने के चांसेस जो है वो काफी हद तक कम हो सकते हैं। बात करते हैं इसके ऊपर, सर ये 39 जो नंबर है क्या वो ज्यादा है कम है, हमारा परफॉर्मेंस उसमें कैसा है? पहली बात तो ये कि ये जो नंबर था वो था 141 पर 1000 बेबी। कब की बात कर रहा हूं मैं? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी के टाइम पर जब हमारा काउंटिंग हुआ था तो हमारा था पर 1000 बेबी 141 145 समथिंग हमारा जो था वो मोर्टेलिटी रेट था, मतलब 1000 बेबीज पर इतनी डेथ होती थी। बट उस टाइम पर आपको भी पता है कि हमारा ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो रूरल में बसता है, राइट? और रूरल में क्या है कि उस टाइम पर उतना ये मेडिकल फैसिलिटीज एडवांस नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, मैटरनिटी जो मतलब होम्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं थे, तो वो जो कुछ एल्डर लेडीज होती है वो उनके थ्रू डिलीवरीज की जाती थी, उसमें मदर की डेथ होना या फिर बच्चे की डेथ होना कभी कभी ज़्यादा नंबर में होता था उस टाइम पर। बट धीरे धीरे फिर फैसिलिटीज इम्प्रूव होती गई और ये नंबर 145 से हम डिक्रीज करते हुए 39 तक लेकर आए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है ये जो इम्प्रूवमेंट आया कंट्री के अंदर। बट स्टिल जैसे मैंने कहा ना कि ये दो चीज़ों में अभी हम पीछे थोड़े चल रहे हैं, वैसे इसमें भी पीछे चल रहे हैं, क्योंकि डेवलप नेशन का बेंचमार्क है बिलो 5, बिलो 10, यानी कि पर 1000 बेबी 3 या 4 डेथ होती है डेवलप नेशन के अंदर, राइट? इट शोज दैट बेटर परफॉर्मेंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी है, स्टेटस ऑफ वुमेन अच्छा है वहाँ का, न्यूट्रिशन या डाइट अच्छा है उनका, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, तो बच्चे की हेल्थ भी अच्छी रहती है एंड वो सर्वाइवल वाला इशू आता नहीं है, मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाता है, कंट्री का बेटर परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, सो 39 145 से 39 दैट इज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट स्टिल वे टू गो, अभी हमें बिलो 10 तक जाना है ना? तो ये 3 पैरामीटर्स उन्होंने लिए थे मॉरिस ने, एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, एजुकेशन जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, एक्सपेक्टेंसी लाइफ की जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है, एंड मोर्टेलिटी रेट जितना कम हो उतना अच्छा है। क्लियर ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द PQLI। मॉरिस ने 3 पैरामीटर्स को कंसीडर किया है और तीनों लगभग क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं और तीनों को उन्होंने इक्वल वेटेज दिया है ना? एग्जांपल देता हूं आपको,
कि आपका अकाउंटिंग का पेपर है, आपका स्टैटिस्टिक का पेपर है, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, बोर्ड में कितने मार्क्स का आएगा? 100 नंबर का आएगा सर। 100 मार्क का पेपर होता है मेरा, है ना। और बाकी जितने सब्जेक्ट है वो भी सर इक्वल 100 मार्क्स के हैं। तो सभी को क्या है तो कि भाई इक्वल वेटेज दिया है, 100 मार्क के पेपर रखे हैं। वैसे ही मॉरिस ने भी 100 100 100 तीनों को 100 वेटेज दिया है, ठीक है। एंड जैसे आप पेपर देने के बाद आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन करते हो, जितना ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करोगे इट शोज अ बेटर परफॉर्मेंस, एंड वाइस वर्सा जितना आप कम नंबर लाओगे उतना पुअर परफॉर्मेंस। अब एजुकेशन में आउट ऑफ 100 जितने नंबर आपने लाए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आपने आउट ऑफ 100 जितने नंबर लाए, एज वेल एज मोर्टेलिटी में जितने नंबर लाए, वो तीनों नंबर को किया जाएगा टोटल डिवाइड बाय 3, यानी कि एवरेज निकाली जाएगी। समझे? दिस इज हाउ द PQLI इज फॉर्म्ड। ऐसे बनाया जाता है PQLI। मीनवाइल वो एवरेज जितना 100 के नजदीक आता है उतना बेटर परफॉर्मेंस होता है कंट्री का, वो अच्छा रिपोर्ट कार्ड दिखाता है कंट्री का। वाइस वर्सा जितना 0 के नजदीक जाता है, जितना 100 से अवे जाता है ये नंबर एवरेज वाला, उतना ही पुअर परफॉर्मेंस रहता है। क्लियर ये बात? हाँ, आपको एक क्वेश्चन में भी आता है कि PQLI की रेंज क्या है, वो है 0 to 100 की रेंज में आता है। फाइन, ठीक है। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट यानी कि लिमिटेशंस को देख लेते हैं PQLI के बारे में। एवरी कॉइन हैज द टू साइड्स, तो पॉजिटिव एंड लिमिटेशंस दोनों रहेंगे, प्रोस एंड कॉन्स तो होंगे। पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की। तो PQLI ने 3 फैक्टर को इंक्लूड किया है और तीनों क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। ये पॉजिटिव बात कैसे हुई? क्योंकि प्रीवियस जो इंडिकेटर्स से आपका ग्रोथ रेट की बात करो या PCI की बात करो, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव थे और वो सिर्फ एक ही फैक्टर को लेके चल रहे थे, सो दैट उसमें भर के लिमिटेशन थी। तो भाई ने क्या किया? भाई ने बोला कि भाई हम लोग क्वालिटेटिव फैक्टर को फोकस करेंगे, ठीक है, जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंट्री के डेवलपमेंट की नींव है, बेस है। तो उन्होंने ये 3 फैक्टर लिए, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट। दूसरा है कि हैविंग लेसर ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स तो है, इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस है, बट ऐसा है ना कि जो आगे वाले इंडिकेटर्स थे उनसे तो कम ड्रॉबैक्स है, उनसे कम लिमिटेशन है ना। All the 3 factors combined shows a 360-degree development of a person as well as of a country. ये तीनों फैक्टर को जब हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक ब्रॉड व्यू, एक ब्रॉड पिक्चर दिख जाता है कंट्री के ओवरऑल प्रोग्रेस का, ओवरऑल डेवलपमेंट का। जैसे हमने उस दिन बात की थी कि प्रीवियस लेक्चर में कि सिर्फ आप नेशनल इनकम के बेस पर जज नहीं कर सकते, GDP के बेस पर किसी को जज नहीं कर सकते, जज कर सकते हैं एजुकेशन के बेस पर कि कंट्री में कितना एजुकेशन है, कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी है, सामने लोगों की अफोर्डेबिलिटी कैसी है, स्टेटस ऑफ वुमेन कैसा है कंट्री के अंदर, है ना। सो ऑल दिस थिंग्स शोज द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। सिर्फ एक एंगल से किसी कंट्री को नापा नहीं जाता, किसी एक एंगल से कंट्री को मेजर नहीं किया जा सकता और ना ही उसको रैंक दिया जा सकता है। यू नीड टू गो समवट मोर डीपर, और ये डीप में गया था। चलिए 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात आ गई, एंड ये जो PQLI है, ये PQLI इतना कन्वीनियंट है कि जिसको आप कंट्री के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे आप अपने रिजल्ट को कंपेयर करते हो, देख भाई तेरे अकाउंट में कितने हैं, मेरे इतने हैं, तेरे इको में कितने हैं, मेरे इतने हैं, कंपेयर करते हो ना। फिर ओवरऑल परसेंटेज कितने हैं, मेरे इतने परसेंटेज। तो PQLI जो रिपोर्ट कार्ड कंट्री का बनता है वो भी कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल और इजी है। आप अमंग द नेशंस भी कंपैरिजन कर सकते हो, स्टेट वाइज भी कंपैरिजन कर सकते हो, रूरल अर्बन भी कंपैरिजन कर सकते हो। हाँ, तो ये सारी चीजें पॉसिबल है और ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट बनता है PQLI के लिए। गोइंग फॉरवर्ड, लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज अ लिमिटेशन और वी कैन से ड्रॉबैक्स। लिमिटेशन में ये है कि मॉरिस ने जो है ना सिर्फ 3 ही पैरामीटर्स लिए,
अच्छा, हालांकि ग्रोथ रेट में तो एक था, देन पीसीआई में 2 थे, पॉपुलेशन एंड नेशनल इनकम। इन्होंने 3 लिए, फिर भी ये उनके ऊपर एक एलिगेशन आ रहा है, एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने सिर्फ 3 ही पैरामीटर्स क्यों लिए? These 3 parameters are not enough to judge a country. आपको और भी कुछ पैरामीटर्स लेने चाहिए थे अपने रिपोर्ट में, तो ये लिमिटेशन है, ठीक है। फिर बोल रहे कि उन्होंने, हाँ, सबसे बड़ा जो उसके ऊपर एक लिमिटेशन आता है कि हाउ यू कैन गिव इक्वल वेटेज 100 100 100। ये तीनों को आपने 100 कैसे अज्यूम कर लिया? इन रियलिटी दिस 3 हैव डिफरेंट, ठीक है। आप अगर इसकी फोटो लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। ऐसा है कि तीनों का जो है वो डिफरेंट वेटेज होना चाहिए रियलिटी में, है ना। ये तीनों अपने आप में अलग इंपॉर्टेंस पोजेस करते हैं रियलिटी में, फाइन। बट मॉरिस ने यहाँ पर तीनों को 100 वेटेज दिया है, तो ये एक क्वेश्चन मार्क आ गया, ये लिमिटेशन बन गई। आपको 100 नहीं देना चाहिए था तीनों को, ओके। फिर बात आती है अगेन एक लिमिटेशन बड़ी वाली कि आपने तीनों को 100 दिया एंड देन आफ्टर आपने क्या किया? डिवाइड बाय 3 करके एवरेज निकाला। एवरेज जो है ना फॉर्मूला, वो अपने आप में बहुत लिमिटेशन वाला है कि एवरेज कहीं आपको सही पिक्चर या सही डायरेक्शन नहीं दिखाता, वो आपको लमसम फिगर दिखाता है, लमसम परफॉर्मेंस दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आपने अकाउंट में टॉप मार दिया, 100 में से 100 ला दिया, और कहीं आपने गुजराती या कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर 40 मार्क्स लाए, फिर एवरेज निकालो जरा इन दोनों की, क्या क्या बनेगा? वो आपका 100 वाला परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं एवरेज पर आ जाएगा, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में आप 40 लाए हो, समझ लो। तो कहीं कहीं बेटर परफॉर्मेंसेस जो है वो नीचे आ जाते हैं, और जो पुअर परफॉर्मेंसेस है वो ऊपर आ जाते हैं। वो 40 वाला कहीं ना कहीं अपग्रेड हो जाएगा ड्यू टू 100, एवरेज निकालो ना, और 100 वाला कहीं ना कहीं नीचे चला जाएगा और एक एवरेज पॉइंट पर आकर खड़े होंगे, फाइन। तो आपने जो एवरेज निकाली वो एक लिमिटेशन है। इट इज डिफिकल्ट टू फैच द डेटा। ये 3 पैरामीटर्स तो है, 3 ही पैरामीटर है, बट ये 3 पैरामीटर लाइक एजुकेशन का डेटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा हो, या कंट्री के अंदर मोर्टेलिटी का डेटा हो, आपको तो डिटेल जानना है ना, वेलफेयर जाननी है, आपको स्टेटस ऑफ वुमेन जानना है। 188 कंट्रीज का ये सारा डेटा, और वो भी एग्जैक्ट, और वो भी प्रॉपर, वो भी एक्यूरेट चाहिए टू जज, टू रैंक आउट द नेशन। बट हालांकि इट इज डिफिकल्ट टू गेट दिस एग्जैक्ट एक्यूरेट फिगर्स फ्रॉम ईच नेशन, तो ये भी एक लिमिटेशन है। एंड हाँ, यहाँ पर मॉरिस ने कोई भी क्वांटिटेटिव फैक्टर को अपने एनालिसिस में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं किया। हाँ, मैंने कहा था कि इनडायरेक्टली इसमें इंक्लूड हो रहा है, बट डायरेक्टली उन्होंने किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं कहा कि भाई नेशनल इनकम या पीसीआई क्वांटिटेटिव फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन, ठीक है। तो ये था कुल मिला के हमारा PQLI, दैट इज अ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स, बट आपके सिलेबस के हिसाब से देयर आर 4 इंडिकेटर्स। The growth rate we have completed, PCI we have completed, PQLI we have completed, and next lecture में आ रहा है that is HDI, Human Development Index. That will be the final topic of this chapter. ठीक है, so मिलते हैं अगले लेक्चर में। Till then, take care, bye bye, and हाँ, कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए तो कमेंट में डाल सकते हो, है ना। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।